डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको आप लोग एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं पोस्ट फर्मेशन इवेंट्स पे, और इसके अंदर में भी कई सब टॉपिक्स हैं। एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट। तो हम लोगों ने एंडोस्पर्म पे भी चर्चा कर चुके हैं, एम्ब्रियो पे भी चर्चा हो चुकी है, सीड के कुछ पार्ट पे चर्चा हुई है और कुछ बाकी है जो इस लेक्चर में पूरा होगा। तो हम लोगों ने सीड में क्या पढ़ा था? जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि सीड का डेवलपमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल स्ट्रक्चर है, हम लोग अभी मोनोकोट डाइकोट में उसका अपना स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें इसकी टाइप्स क्या है, उसके बाद वायबिलिटी और डोरमेंसी के बारे में चर्चा हुई थी। एंड डोरमेंसी, इस पे चर्चा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा था, सीड को स्टोर भी किया जाता है। उस सब के बारे में हम लोगों ने जनरल इंफॉर्मेशन में चर्चा किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो प्लांट का जो एंजियोस्पर्म एक कैटेगरी है, उसके अंदर में दो बड़े बड़े ग्रुप हैं, एक है मोनोकोट, दूसरा है डाइकोट प्लांट, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड एक एग्जाम्पल की मदद से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है मेज माने मकई होता है। ये सीरियल्स में से आते हैं और इसके आटा बना करके इसकी रोटियां भी खाई जाती है। तो हम लोगों ने मेज के सीड का एग्जाम्पल लेकर के स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड को समझने की कोशिश करेंगे। मेज का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज, ठीक है। अब हम लोग एक सीड का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सीड में क्या होता है? सीड कोट होता है, उसके नीचे कॉटिलिडन होगा, एंडोस्पर्म होगा, अगर एंडोस्पर्मिक सीड होगा तो उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, ठीक है। तो हम लोग भी वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर से आपको जरूर मदद मिलेगी। यहाँ पर देखिए, आपको मोनोकोट सीड में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो के ऊपर में शूट अपेक्स होता है, उसके लैटरल में बगल में क्या होता है कि आपको एस्क्यूटेलम होगा, जिसको कॉटिलिडन, मोनोकोट का कॉटिलिडन होता है वो, ये एस्क्यूटेलम है। और यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन है और नीचे क्या है? रेडिकल है, ठीक है। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो है मोनोकोट प्लांट के सीड का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे रूट कैप होगा और उसके ऊपर एक कवर होगा जिसका नाम कोलियोराइजा है। ये कोलियोप्टाइल है, ये आपका एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। अब सीड में एम्ब्रियो के अलावा क्या होता है? कोटिलिडन तो इसी में जुड़ा हुआ है। अगर एंडोस्पर्मिक सीड होगा तो एंडोस्पर्म होगा और उसके ऊपर से सीड कोट होगा। तो हम लोग यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाते हैं।
ये अंदर में एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के ऊपर एक लेयर होता है, आप देखेंगे यहाँ, ये प्रोटीनेशियस लेयर है और अंदर में क्या है, एंडोस्पर्म है। और आप जानते हैं सीड के ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है। तो आप यहाँ पर एक बाउंड्री बना दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको पूरा एक सीड का स्ट्रक्चर है। और कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, एल एस ऑफ डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या है, एल एस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन उसको कहते हैं कि किसी भी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको अगर आप बीचों बीच काटेंगे, तो ये क्या होगा, दो हिस्से में बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सीट को जब ऊपर से नीचे काटा गया है तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर का एक पतला सा लेयर दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि मेज जो है ये सीरल्स है, और इसके ऊपर जो फ्रूट होता है वो फ्रूट फ्लेशी नहीं होता है, वो बिल्कुल पतला सा एक छिलके नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो वो छिलका इस तरह से सीड कोट में लगा रहता है कि सीड कोट और वो फ्रूट दोनों एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको पेरिकार्प कहा गया है, पेरिकार्प, उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। और पेरिकार्प के नीचे जो ये लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर है। ये जो आप ग्रीन कलर का लेयर देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीनेशियस लेयर है। देखिए ये क्या है, प्रोटीनेशियस लेयर है, इसको एल्यूरेन लेयर कहते हैं, ALEURONE, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो है इसको एंडोस्पर्म कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे, एंडोस्पर्म। ये आपको एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस है, ये स्क्यूटेलम है, SCUTELLUM, स्क्यूटेलम, ठीक है। अब यहाँ पे एम्ब्रियोनियल एक्सिस में ये शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स के ऊपर एक फोलियर स्ट्रक्चर है, इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये आपको हो गया शूट अपेक्स। ये तो हो गया है स्क्यूटेलम। यहाँ ये रेडिकल है, रेडिकल। उसके नीचे क्या है, रूट कैप है, ये रूट कैप है, और इसको कोलियोराइजा कहते हैं, ये कोलियोराइजा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक सीड का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एग्जांपल है मेज, मकई का सीड है ये, ठीक है। अब हम लोग इसके डिटेल को यहाँ पे पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
तो अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि उस सीड के स्ट्रक्चर में क्या है और उसको यहाँ पर किस तरह से हम लोग लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीड कोट को जानेंगे। सीड कोट इज फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प। आपको पहले यहाँ पे कहा था कि ये जो पतला सा लेयर है, ब्लैक कलर के लाइन खींचा हुआ है, ये पेरिकार्प है और ये फ्रूट वॉल है। ये क्या है? फ्रूट वॉल है। ये जो सीरियल्स जितने होते हैं उसके फ्रूट बिल्कुल स्केली होते हैं, एक लेयर वाले होते हैं। ठीक है, और वो सीड से इस तरह से लगा हुआ रहता है कि उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसका सीड कोट कहाँ गया? तो इसका सीड कोट जो है वो फ्रूट वॉल से, पेरिकार्प से बिल्कुल लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। अगर अलग करेंगे तो ये सीड डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेरिकार्प को ही हम लोग दर्शाते हैं और उसमें सीड कोट लगा रहता है भीतर की तरफ से। तो यहाँ पे सीड कोट जो है वो फ्यूज है, मिला हुआ है किसके साथ? पेरिकार्प साथ। पेरिकार्प क्या है? फ्रूट वॉल है। ये क्या है? फ्रूट वॉल। ये फ्रूट वॉल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आप यहां देखिए, इट सराउंड्स द होल ग्रेन एक्सेप्ट माइक्रोपाइल। ये पूरे दाने को घेरे हुए है सिर्फ माइक्रोपाइल को छोड़ के। आप जानते हैं माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल जो है वो जगह है जहां पे इंटेगुमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इंटेगुमेंट नहीं होगा तो वहां पे खाली जगह बना रहेगा और वो फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ऑक्सीजन को, वाटर मॉइस्चर को, इस सब चीज को अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि सीड कोट के क्या कंडीशन है, वो पेरिकार्प से फ्यूज्ड रहता है। अब उसके अंदर आते हैं तो हमको दो भाग मिलता है, एक बड़ा भाग मिलता है, एक छोटा भाग मिलता है। बड़ा भाग में एंडोस्पर्म है और छोटा भाग में क्या है? एम्ब्रियो है। तो अब हम लोग एम्ब्रियो की पहले एंडोस्पर्म के बारे में समझेंगे, फिर एम्ब्रियो के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेज। मेज के सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर या मेज के दाने का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें दो छोटा और बड़ा, दो अनइक्वल पार्ट्स होता है और वो डिवाइडेड होता है एक एपिथेलियम, एक लेयर से। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है बाउंड्री, ये एपिथेलियम है और इसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर। ये एल्यूरोन लेयर जो होता है वो पूरा प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। क्या होता है? प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। आपको पूछ सकता है कि सीड में एल्यूरोन लेयर जो होता है वो कैसा होता है? तो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। ठीक है, उस एल्यूरोन लेयर से ये सीड में दो हिस्से बने हुए हैं, एक एम्ब्रियो का पार्ट और एक एंडोस्पर्म का पार्ट। एंडोस्पर्म का बिगर पार्ट होगा, एम्ब्रियो का स्मॉलर पार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एंडोस्पर्म की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या पड़ता है? सीड कोट जो पेरिकार्प से फ्यूज्ड रहता है और एंडोस्पर्म जो है वो एल्यूरोन लेयर के बीच में है। यहाँ देख सकते हैं ये एल्यूरोन लेयर है और इसके बीच में क्या है? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म येलोइश भी हो सकता है, व्हाइटिश भी हो सकता है। ये हल्का पीले रंग का भी हो सकता है या पूरा सफेद सादे रंग का भी हो सकता है ये। और आगे है इट इज फूड स्टोरेज टिश्यू। आप पहले पढ़ चुके हैं, जब एम्ब्रियो बता रहे थे, एम्ब्रियोजेनेसिस बता रहे थे, तब कितनी बार चर्चा में आया है एंडोस्पर्म कि पहले एंडोस्पर्म थोड़ा सा बनना शुरू होता है, उसके जस्ट बाद फिर जाइगोट एम्ब्रियो में बनना शुरू हो जाता है। तो एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, फूड स्टोरेज टिश्यू है ऑफ द ग्रेन। इस दाने का फूड स्टोरेज पार्ट है एंडोस्पर्म एंड इज रिच इन स्टार्च। और उस एंडोस्पर्म में क्या, कौन सा बायोमोलिक्यूल्स ज्यादा रहता है? तो स्टार्च रहता है ज्यादातर। उसके बाद है एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म ये घिरा हुआ है किस चीज से? एल्यूरोन लेयर से। और एल्यूरोन लेयर क्या है? एक एपिथेलियम है और प्रोटीनेशियस नेचर का ही होता है, इसमें ज्यादातर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको एंडोस्पर्म के बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद है एम्ब्रियो। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील शेप्ड कोटिलिडन। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके बगल में एक बड़ा सा ढालनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कोटिलिडन। और मोनोकोटिलिडनस प्लांट के केस में या मोनोकोट सीड के केस में हम क्या करते हैं? उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, मोनोकोट सीड का जो कोटिलिडन होता है उसी का दूसरा नाम क्या है? स्क्यूटेलम।
तो आपको एम्ब्रियो में एक स्क्यूटेलम दिखाई देगा, उसके बाद एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई देगा यहाँ। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या है, शूट अपेक्स है, जो प्लीम्यूल जिसको कहते हैं वो आगे नया स्टेम निकालेगा, और नीचे में क्या होता है, रूट अपेक्स होता है या रेडिकल होता है, वहां से जड़ निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कह रहा है प्लीम्यूल यहाँ। अच्छा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो आपको इतना छोटा है और उसकी अपेक्षा स्क्यूटेलम इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि स्क्यूटेलम में ही क्या लगा हुआ है, स्क्यूटेलम में ही क्या लगा हुआ है, ये उसके अंदर दबा हुआ, लगा हुआ नहीं, दबा हुआ है क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये समझ में आ रहा है, तो वही कह रहे हैं appears as embedded in the scutellum। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है ऐसा लगता है कि स्क्यूटेलम में दबा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें कोलियोप्टाइल आएगा, प्लीम्यूल आएगा, और प्लीम्यूल जो है वो शूट अपेक्स को ही कहते हैं, और ये एक फोलियर स्ट्रक्चर, पत्ते नुमा स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है जिसका नाम कोलियोप्टाइल है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्लीम्यूल इज प्रेजेंट एबव द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का अटैचमेंट है उसके ऊपर पाया जाता है, और एनक्लोज्ड घिरा हुआ रहता है या बंद रहता है किस चीज से, कोलियोप्टाइल से, और रेडिकल जो है वो अटैचमेंट से नीचे है। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सब कुछ पता ही था, बस लिखना बाकी था। तो रेडिकल क्या होता है, वो कोटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे पाया जाता है, और उसके ऊपर रूट कैप होता है, और फिर कोलियोराइजा होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ, रेडिकल इज प्रेजेंट बिलो द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम एनक्लोज्ड इन, बंद रहता है किस चीज से, कोलियोराइजा एक कवर है, शीट है, उसमें बंद रहता है। ठीक है, तो दोनों ही शीट है, कोलियोप्टाइल भी शीट है और कोलियोराइजा भी शीट है। ठीक है, तो ऊपर जो शूट अपेक्स या प्लीम्यूल का जो शीट है उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, और रूट अपेक्स का जो शीट है उसको कहते हैं कोलियोराइजा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर खत्म होता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। अब हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक और है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, वो भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ के इसको समाप्त कर देंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड अब हम लोग पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है साइसर एरिटेनम, जिसको चना भी कहते हैं, या चिकपी या ग्राम सीड भी कहते हैं। ठीक है, डाइकॉट प्लांट का वो एग्जाम्पल है। डाइकॉट सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है जो आप मोनोकोट वहीं पर है, कॉटिलीडन होता है जो वहाँ पर है स्क्यूटेलम के नाम से, और यहाँ कॉटिलीडन ही कहा जाता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो एक्सिस ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सीड कोट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चना का जब नाम लेते हैं तो चना का एक फोटो आपके ब्रेन में आता है, इस तरह का चना का फोटो कुछ आपको लगेगा, ये चना है, इस तरह का चना होता है। ठीक है, जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको दो कॉटिलीडन्स नजर आएंगे, इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, ये समझिए कि खुला हुआ पार्ट है। ठीक है, ये खुला हुआ पार्ट है। जब आप चना को ऊपर से नीचे काटेंगे इस तरह से, तो आपको दो कॉटिलीडन, एक कवर, एक ये क्या है, ये कवर है, और ये उसके ऊपर का कवर है, तो ये एक सीड कोट नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एम्ब्रो नजर आएगा, यहाँ पे आपको एम्ब्रो नजर आएगा, और ऊपर में थोड़ा सा छिद्र होगा, इसमें सीड कोट में थोड़ा सा जगह खाली होगा। तो आप इस फोटो से देखेंगे,
फोटो को देखें वहाँ, और यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं उसको देखें। सीड कोट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट। अगर आप एम्ब्रोसैक और ओव्यूल को याद करेंगे तो ओव्यूल के सबसे बीच में एम्ब्रोसैक होता है, उसके ऊपर एक न्यूट्रिटिव लेयर होता है जिसको कहते हैं न्यूसेलस, और उसके ऊपर दो प्रोटेक्टिव लेयर हो सकता है, इंटेगुमेंट जिसको कहते हैं इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये जो सीड कोट है वो इंटेगुमेंट का ही डेरिवेटिव्स है, इंटेगुमेंट से ही बना है। तो क्या लिखा हुआ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट, ये इंटेगुमेंट से बना हुआ है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, ये एम्ब्रोसैक है, ये न्यूसेलस है, और इसके ऊपर इंटेगुमेंट होता है। तो ये इंटेगुमेंट से ही क्या बना हुआ है, सीड कोट बना हुआ है। ये क्या है, आउटर इंटेगुमेंट से आउटर सीड कोट बनेगा। इसमें दो लेयर होते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ऊपर का जो लेयर होगा आउटर इंटेगुमेंट से जो बनेगा वो उसको कहेंगे टेस्टा। सीड कोट में जो दो लेयर होगा, सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे। ये मोटा लेयर होगा, मोटा परत होगा। ठीक है, और इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट से जो बनेगा सीड कोट का पार्ट वो क्या होगा, टेगमेंट कहलाएगा, और वो पतला लेयर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद है इट प्रोटेक्ट्स द सीड। ये सीड कोट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड को क्या करता है, बचाता है, सुरक्षित रखता है। किस चीज से, डेसिकेशन, डेसिकेशन माने सुखार से, सूखे से बचाता है। मैकेनिकल इंजुरी, उसको चोट और खरोच से बचाता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर, जब तापमान गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में भी सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, और इसके बाद सीड कोट का और क्या है, कुछ बाकी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सीड कोट के बारे में बहुत कुछ देखा, और एक महत्वपूर्ण चीज, जिस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर चमड़ी होता है, स्किन है, त्वचा जिसको कहते हैं, कितना प्रोटेक्ट करता है धूल से, कीटाणु से, गर्मी से, हर तरीके से वो हमें अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इस सीड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही खतरनाक चीज़ों से, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, दूसरे कीड़े मकोड़े से क्या करता है, बचाता है। और आप देखते होंगे कि ये जो जानवर होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, वो फल सहित, बीज सहित सब कुछ को खा जाते हैं। ठीक है, तो बीज उसके पेट में जाता है, फिर उसके गोबर होकर के निकल जाता है। सोचिए कि जो भी कुछ एलिमेंट्री कैनाल में जाता है वो अच्छे से डाइजेस्टिव एंजाइम से पूरा टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन सीड उस वक्त भी ठीक ठाक रहता है, और गोबर होकर बाहर निकलने के बाद भी, ठीक है, वो क्या होता है, एक पेड़ को जन्म देता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सीड किस चीज की वजह से, किसकी वजह से वो सुरक्षित रहा, तो वो क्या है, सीड कोट है। तो वो क्या है, इट का मतलब यहाँ पे सीड कोट, वो सीड कोट है जिसकी वजह से सीड क्या होता है, सुरक्षित रहता है। उस पर फंगस अटैक नहीं कर सकता है जल्दी से, उस पर बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता है, उस पर जानवर के पेट में या एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है वो भी उस पर अटैक नहीं करता है। सोचो कितना वो मजबूत होता है। तो वो सीड बहुत ही, सीड का जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर है वो सीड कोट है। अब उसके बाद सीड कोट है स्मॉल पोर। आप जानते हैं कि इंटेगुमेंट, ये एम्ब्रोसैक के ऊपर इंटेगुमेंट पूरे में होता है, लेकिन एक जगह नहीं होता है, एक जगह इंटेगुमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये खाली जगह है वही बाद में क्या होता है, सीड के ऊपर एक पोर बन जाता है, सीड पोर बन जाता है, जो यहाँ पे चर्चा किया गया। सीड कोट है स्मॉल पोर, सीड कोट के पास छोटा सा छिद्र होता है। डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से वो बनता है, माइक्रोपाइल से। जो कभी माइक्रोपाइल था ओव्यूल के अंदर में, वही सीड के अंदर में सीड पोर बन गया है। ठीक है, अब आगे है इट फैसिलिटेट्स, इसका काम क्या है, तो फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को प्रवेश करने में मदद करता है, वाटर को, पानी को प्रवेश करने में मदद करता है। किसके अंदर में, सीड के अंदर। कब, जब उसको अंकुरण का समय आता है, जब वो जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर है कॉटिलीडन। इस सीड में क्या होगा, अब कॉटिलीडन मिलेगा हमको। कॉटिलीडन के बारे में बात करेंगे तो डाइकॉट सीड है, नाम से जाहिर है डाइकॉट, इसका मतलब दो कॉटिलीडन होंगे। तो यहाँ ये एक कॉटिलीडन है, ये दूसरा कॉटिलीडन है। द सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक,
सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आमतौर से ये मोटा होता है, ठीक है, और फूला हुआ होगा। क्यों फूला होगा? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, फूड उसमें भरे होंगे, रिजर्व फूड जो है उसमें संरक्षित है, भरे हुए हैं, इसलिए वो क्या हुआ है, सोलेन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ है। 2 कोटिलीडन्स फाउंड इन डाइकोट सीड, डाइकोट सीड में कितने कोटिलीडन मिलेंगे? 2 कोटिलीडन मिलेंगे, ठीक है। अटैच्ड लैटरली टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, आप देख रहे होंगे यहाँ, अगर इसको आप बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से ये 2 कोटिलीडन है और इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस ये बना हुआ है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगल में लैटरली अटैच्ड है, ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है लैटरली टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगल से दोनों कोटिलीडन क्या है, अटैच्ड है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सीड लीफ, इसको सीड का पत्ता भी कहते हैं, इसलिए कि जब आप बीज को अंकुरन करने के लिए मिट्टी में या रुई पे कहीं पर भी डाल देंगे, मिट्टी का एग्जाम्पल लेके देखिए, तो क्या होता है कि उसका जो रेडिकल है वो जमीन के अंदर जाता है, प्लूम्यूल ऊपर जाता है, और सीड का जो कोटिलीडन है वो हल्का सा जमीन के ऊपर रहेगा, और क्या होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और वो क्या करता है, आपको वहां पे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्मिक सीड होगा तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो उसके अंदर जो स्टोर्ड रिजर्व फूड है उसको वो क्या करेगा, एसिमिलेट, उसको एंजाइमेटिकली तोड़ करके क्या करेगा, इसको एम्ब्रो जो जर्मिनेट कर रहा है उसको वो डेवलप करने में प्लांट के रूप में मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रीन कलर का भी हो जाता है, तो इसलिए सीड का सीड लीफ भी कहा गया है, किसको, कोटिलीडन को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग तीसरा पार्ट जो है सीड का वो है एम्ब्रियो, उस पर बात करते हैं। इट हैज 2 पोर्शन, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है, बीच में कोटिलीडन का अटैचमेंट होता है, तो उसके ऊपर का एक भाग और कोटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे का एक भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडन था, तो एक दूसरे के अगल बगल में था, कोटिलीडन के बगल में एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगल में कोटिलीडन। यहाँ पर क्या है, कोटिलीडन दोनों तरफ होगा और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। मान लीजिए कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे कोटिलीडन लगा हुआ है इस तरह से, तो बीच में एम्ब्रियो हो गया, और एम्ब्रियो में जो अटैचमेंट है यहां से लेकर के यहां तक, इसके ऊपर में एक भाग है, आप देख रहे हैं यहां, और इसके नीचे दूसरा भाग है, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, एपीकोटाइल कहेंगे, ठीक है। एपीकोटाइल इसलिए, एपी माने के ऊपर, और कोटाइल माने कोटिलीडन, कोटिलीडन के ऊपर वाला भाग, तो कोटिलीडन के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, एपीकोटाइल कहलाएगा, एपीकोटाइल हो गया ये। अब दूसरा है हाइपोकोटाइल, यानी कि हाइपो माने के नीचे, कोटाइल माने कोटिलीडन, कोटिलीडन के नीचे वाला भाग, तो ये आपको हो गया हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। उसके बाद किसके, ये जो किसके ऊपर किसके नीचे, तो कोटिलीडन के ऊपर कोटिलीडन के नीचे, तो ये दोनों क्या है, आपको कोटिलीडन है, ये दोनों क्या है, कोटिलीडन है। अब ये एपीकोटाइल क्या करेगा, तो एपीकोटाइल फ्यूचर में शूट को जन्म देगा, स्टेम को जन्म देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इट प्रोड्यूसेस प्लूम्यूल, एपीकोटाइल क्या करेगा, प्लूम्यूल को जन्म देगा, इसको प्लूम्यूल कहिए, वो प्लूम्यूल को जन्म देगा। प्लूम्यूल रिप्रेजेंट द फ्यूचर एपिकल बड, ये जो प्लूम्यूल है, ये जो प्लूम्यूल है ये फ्यूचर का, भविष्य का सबसे पहला एपिकल बड है, ठीक है। वही कली से क्या होगा, आगे जितने भी डेवलपमेंट होंगे प्लांट के सब होंगे, ठीक है। तो ये आपको प्लूम्यूल हो गया, नीचे क्या था, ये था एपिकोटाइल, और ये हो गया प्लूम्यूल, प्लूम्यूल है ये, ठीक है।
उसके बाद है, आप ये लाइन समझ गए, प्लीम्यूल रिप्रेजेंट फर्स्ट एपिकल बड ऑफ द फ्यूचर प्लांट एंड डेवलप्स इनटू शूट, वो शूट में तना में डेवलप होगा बाद में। अब है हाइपोकोटाइल, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडन, कोटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का भाग है उसको हम कहते हैं रेडिकल, सॉरी हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल क्या करेगा, प्रोड्यूसेस रेडिकल, हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये हाइपोकोटाइल है और उसके नीचे वाला भाग क्या होगा, रेडिकल होगा, ये रेडिकल हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एपिकल बड, यहाँ सॉरी ये ऊपर का है, यहाँ पे आपको एपिकल बड है फ्यूचर प्लांट, मिस्टेक हो गया थोड़ा, देख लेते हैं इसको। इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एपिकल बड which gives rise to root system, ये रूट सिस्टम को जन्म देगा। ठीक है, ऊपर का ही नीचे नोट हो गया था इसलिए सॉरी। आपको रेडिकल के बारे में ये समझ के चलना है, देखिए अपेक्स सबसे टॉप पे भी होता है और अपेक्स सबसे बॉटम में भी होता है, दोनों तरफ अपेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एपिकल बड है प्लीम्यूल जो शूट को जन्म देगा, और यहाँ पे फर्स्ट एपिकल बड है जो रूट सिस्टम को जन्म देगा, जो बिलो ये अंदर अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडिकल जो हाइपोकोटाइल से बना है और प्लीम्यूल जो एपिकोटाइल से बना है, और यहाँ पे आपको सब स्ट्रक्चर मिल गया है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं कि रेडिकल के सबसे अंत में एक क्या होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, तो रूट कैप भी आप जान लीजिए, ये रूट कैप कहलाएगा। रूट कैप टेरेस्ट्रियल प्लांट में पाया जाता है, और यही अगर ये होगा एक्वेटिक प्लांट होगा तो उसमें रूट पॉकेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट का एग्जांपल दिया गया है, इसलिए रेडिकल जो कवर्ड होगा रूट कैप्स होगा। रूट कैप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रूट को प्रोटेक्ट करता है और नीचे मिट्टी में रास्ता बनाता है रूट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मोनोकोट एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो को एक लेक्चर में बताने का ये मकसद था कि दोनों में कंपैरिजन आप कर लें, दोनों में आप देख लें कि क्या उसमें है क्या इसमें नहीं है। ठीक है, और दोनों की क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, तो ये आप क्वेश्चन समझ करके जरूर इस पे गौर करेंगे और इस वीडियो को पूरा देख करके समझेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट मोनोकोट और डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो समझने में या कहीं पर भी फिगर में या टेक्स्ट में, तो आप ज़रूर